नमस्कार, मैं महेंद्र कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं माई नेट के खास कार्यक्रम कृषि ज्ञान में। आज के अंक में हमारे साथ हमारे विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर रामकृष्ण चौहान जी हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं मैं इस अंक में। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बथुआ, जिसको वज्रभांग भी बोलते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में जो आप जानकारी दें वो हमारे दर्शकों के लाभ में आए। इस तरह से आज का एपिसोड हम आपके साथ बथुआ के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। बथुआ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ये बथुआ जो है पहले लोग उगाया करते थे, जैसे किन्नौर में बथुआ आज भी बहुत काफ़ी क्षेत्र में उगाया जाता है। करसोग, जंजैली, चंबा, पांगी, कांगड़ा जिला में बथुआ उगाया जाता था। तो इसको वैसे जो वैज्ञानिक नाम है इसका चिनोपोडियम एल्बम, ये वैज्ञानिक नाम है। और उसमें जो है इसको अगर हम नेट में जाएं तो इसका अंतर मालूम हो जाएगा कि उसका जो चिनोपोडियम एल्बम और चौलाई का एमरैंथस डूबियस बेरा नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इससे हम इसको भिन्नता जान सकते हैं। और ये जो बथुआ है इसको भी ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, तो इसको हम चावल के साथ इसके दाने जो है पका के खा सकते हैं। इसके औषधीय गुणों में ये है कि इसके सनस्ट्रोक जिसको बोलते हैं, हाँ, तो ये सनस्ट्रोक जो है, ये जिसमें मुंह में जलन जैसी या काला हो जाता है, तो बथुआ का हम पत्ते लेकर इसको पीसकर इसको लेप जैसा मुंह में लगाएंगे तो उससे निजात मिल जाएगी। इसी के साथ पुराने समय में ये जो इसके जो डंठल होते थे, इसको पीसकर इसको कपड़े धोने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता था। और बथुआ के लड्डू वगैरह भी प्रयोग में लाए जाते हैं। और बाकी पौष्टिकता के हिसाब से, क्योंकि चौलाई में थोड़ा जो है विटामिन थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसमें उसके मुकाबले कम होते हैं, पर फिर भी इसमें बहुत औषधीय गुण हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके पौष्टिक गुणों के बारे में भी आप थोड़ा बताएं कि ये कितना पौष्टिकता से भरपूर है और अगर इसे हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं तो इसके क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। इसमें स्टार्च जो है 80% होता है, जो उसके दाने हैं 80% स्टार्च होता है, और बाकी जो है प्रोटीन वगैरह 8% होती है। और पर उसमें जो दूसरे तत्व होते हैं वो चौलाई के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। और पाचन तंत्र को सुचारू करने के लिए बथुआ का प्रयोग किया जाता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। जी डॉक्टर साहब, तो क्या हम बथुआ को ये माने कि ये एक किसान जो है उसको इसको व्यावसायिक रूप में इसको भी प्रयोग कर सकता है, या वो इसको ये मान के चले, या हम अपने किचन गार्डन में या गमले में इसको उगाकर मतलब अपने लिए औषधीय गुणों की तरह या पौष्टिकता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसको पहले किसान जो थे बहुत बड़े पैमाने पर इसको उगाते थे और इसको चावल के साथ खाते थे। और इसका यहाँ तक कि कई ढंग से इसको व्रत में भी इसको एक आहार के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो वैसे अगर लगाएं तो इसमें पौष्टिकता में दूसरे फसलों के मुकाबले कहीं कमी नहीं है। और इसको उगाना भी बहुत सरल है, ना इसमें कोई बीमारी लगती है ना कोई रोग लगता है, कोई स्प्रे कोई खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, बहुत सरल है, अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये बहुत सरल है, इसमें चौलाई की तरह इसको उगा सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी निराई गुड़ाई करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है और इसको खाद या स्प्रे कुछ नहीं करनी पड़ती है किसानों को। अच्छा, तो फार्मिंग भी इसकी की जा सकती है, आपका कहना है।
अगर मान लो कोई किसान इसकी फार्मिंग करता है तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में वो इसका व्यावसायिक लाभ ले सकता है? व्यावसायिक लाभ जैसे हम कोई ये तो जो ग्राहक होता है उसको भी जागरूक होना चाहिए कि भाई इसकी औषधीय गुण क्या क्या है, तभी जाके इसकी उपयोगिता को समझेगा। और जो किसान भाई इसको लगाएंगे वो दूसरी फसलों के साथ साथ इनका भी अगर प्रयोग करते हैं तो निरोग रहेंगे। और इसी दृष्टिकोण से अगर हम इसको खरीदते हैं तो इसका बहुत उपयोग कई तरह से इसका उपयोग में ला सकते हैं इसको। और यहाँ तक इसके बिस्कुट और अन्य सामग्री भी इससे तैयार की जा सकती है जिसकी बहुत ही गुणवत्ता होती है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी कहा कि इसके बिस्कुटों में भी, बिस्कुट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आजकल ज़्यादा प्राय देखा जाता है कि बिस्किट खाने से लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो क्या अगर किसी बिस्किट में बथुआ डला हो तो वैसा बिस्किट खाने से खाने वाले का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, जैसा आपने कहा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक रहता है? ये क्योंकि इसमें भी ग्लूटेन की मात्रा कम होती है और इसको बिस्कुट जो है अकेले में इसका आटा वगैरह निकालते हैं तो इसको जो है इसका अकेले में इसका बिस्कुट बनना थोड़ा कठिन होगा। पर इसको हम दूसरी फसलों के साथ जैसे ये गेहूं वगैरह या दूसरे चने दलहनी फसल के साथ भी इसका हम जो है इसके आटा तैयार करके इसका बिस्कुट बना सकते हैं। वैसे बिस्कुट में क्योंकि जो दूसरे बन के आते हैं बिस्कुट जो निजी कंपनियों के आते हैं उसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसमें कई जगह प्रिजर्वेटिव कुछ ऐसी चीज़ें डाली होती है, चीनी वगैरह बहुत अधिक मात्रा में डाली होती है। उस वजह से जो पाचन प्रक्रिया से उसका पचना जो है बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो इसमें पाचन में कोई समस्या नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत खूब। तो दर्शकों, आज आपने बथुआ के बारे में जाना। आशा करता हूं कि इससे आप लाभदायक जानकारी का आप अपने लिए लाभ भी उठाएंगे। और अगले अंक में मिलते हैं किसी नई फसल के साथ। धन्यवाद।